Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the PH Law Entrance Exam by our coach Bakul Hanspal. And today I'm taking this particular topic because I have been getting a lot of DMs on my Instagram कि कब start करना है. Because I had told this in the previous class also that I would be starting with the overview of the CLAT papers, overview of 2024 and 23 I'm taking today. Okay. ये वीडियो अगेन क्लैट फाउंडेशन वाले पर जाएगा बिकॉज इन सब चीजों से आपका फाउंडेशन होगा. ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो द क्लैट पैटर्न, यू विल गेट टू नो द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट? सो यू गोना गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट. एंड पर्सनली स्पीकिंग एंड माय ओन एक्सपीरियंस, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्चुअली टेक्स दिस पर्टिकुलर क्लास regarding the analysis of the paper, how this goes on, right? So today we'll understand everything. I have a few pointers also written for you guys so that we can get the thing right smoothly. ओके. तो पहले चीज 2024 का पेपर है से 2024 से हमारा 120 मार्क्स का क्लैट होता था. 2023 तक हमारा 150 मार्क्स का होता था एंड 120 मिनट्स ही होते थे. ठीक है, बट हम 120 पर फोकस करेंगे. बट अगर मैं 2023 के पेपर के बारे में बात करूं, वो बहुत ही कन्वेंशनल पेपर था. ठीक है, मतलब आइडियल पेपर जो आता है क्लैट का, जो 24 और 25 थे वो आइडियल नहीं थे. और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों नहीं थे. 25 का, वंस द 25 रिजल्ट्स आर रिवाइज्ड अगेन, देन आई वुड बी पिकिंग अप 2025 पेपर एज वेल. बट नाउ वी वुड बी जस्ट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू 2024 ओनली. ओके, एंड 23 ऑफ कोर्स व्हिच आई एम टेकिंग अप. ओके, तो आई टेल यू एवरीथिंग. तो पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ऑफ कोर्स अभी का जो पैटर्न है, 120 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स मिलते हैं. ओएमआर शीट पर ये होता है. एंड देन जब एग्जाम पास में आएगा, मैं दिखाऊंगी कि कैसा होता है ओएमआर शीट, कैसा नहीं होता. तो आई टेल यू एवरीथिंग, राइट? अभी तो इट्स टू फार अवे. तो इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर 5 basic sections there in the CLAT paper. We have RC. RC is basically nothing but the reading comprehension. ठीक है, जो हमने स्कूल में भी कर रखा है, सब एमसीक्यू बेस्ड होता है. तो अभी तक तो ये 24 मार्क्स का आ रहा है. ठीक है, 24 मार्क्स का ही आएगा ये until unless pattern change होता है. It's of 24 marks where you're gonna get 4 passages, and 4 passages, six questions each. So this is a whole MCQ type thing, right? Next we're gonna have CR. CR is critical reasoning. So critical reasoning would be something that would be also the same weightage, that is of 24. 4 passages it is going to contain, and 6 questions each from each passage. Okay, then we have our लीगल सेक्शन, राइट? लीगल रीजनिंग और एलआर. तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा वेटेज होती है इसकी, 32 मार्क्स का ये होता है. इसमें यूजुअली अगर मैं 2024 से देखूं, मैक्स टू मैक्स 6 पैसेज आते हैं बस. मॉक्स में 7 तक भी चले जाते हैं, 8 भी चले जाते हैं. जब ये 2023 तक, व्हेन दे यूज्ड टू हैव क्लैट ऑफ 150 मार्क्स, सो देन दे यूज्ड टू गेट अराउंड 8 to 10 पैसेजेस फॉर लीगल. बट अब तक जो मैं देख रही हूँ, 4 to 5 पैसेजेस फॉर लीगल. बट हमें 8 भी आए तब भी हम कर लेंगे, ऐसे हमें तैयारी रखनी है एंड मैं करवाऊंगी, इसमें टेंशन की वो बात नहीं है. जीके इज समथिंग विच इज ऑफ 28 मार्क्स. जीके इज, अब देखो, ये दिस इज थिंग विच इज वेरी डाइसी. आई विल शो यू. आई वुड से टिल 2023 दे यूज्ड टू गिव वेरी कन्वेंशनल जीके, बट फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल पैटर्न. आई विल शो यू हाउ. ठीक है, सिंपल होता है जो हम पढ़ेंगे. मेजरली 1 साल का होता है. तो अगर क्लैट हमारा दिसंबर 2025 में देंगे, तो दिसंबर 2024 से 2025 तक, दिसंबर हम इसको कवर अप करना है. मेजरली हम इसको 15 नवंबर 2025 तक ही रखेंगे, बिकॉज ऐसा ही होता है. ठीक है, जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इट गोज ऑन टू एवरी क्लैट, राइट? ईयर वाइज इट्स द सेम थिंग. Next, we're gonna have the QT section. QT section is of 12 marks. We are gonna have DI on this. तो DI क्या होता है? DI is something which is data interpretation, इसकी full form है, right? इसमें भी major topics आते हैं. I'll make a separate video on this. We'll start with the basic topics of maths also. Many of the people are afraid of maths, but I'll try to buster up everything. ठीक है, ताकि समझ में आए सबको. तो फिर बेसिकली 6 क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर DI से. DI भी आप मान लो पैसेज होता है. ठीक है, जैसे आरसी का होता है, सीआर का होता है, एक्सेट्रा. नाउ अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करें, अगर आपने सीआर के बारे में सुना हो, क्रिटिकल रीजनिंग, वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स इन इट. स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, पैराडॉक्स, assumption, है ना? एंड these things are there. Parallel reasoning is also there, one of them. Now if we talk about CLAT paper, CR, I would say on the basis of my experience, right, 4 5, no, I would say 6 7 papers that I've analyzed for the past years, right? And don't pick up any particular CLAT paper prior to 2020. Pick up from 2020 onwards only, because before that the pattern was a
little different, but that too, it was, I would say that those papers used to be very difficult papers. But from 2020 onwards, I would say at least subtle papers they are giving. At least if you are someone who has good command over the English language, right? And a person who actually understands or can write English, I think that person with enough practice can crack the exam. Okay. So CR, if we talk about CR, is something which is also there for a CAT exams, for a GMAT exams, which are pertaining to MBA. ओके, ओवर देयर इफ यू वांट सी, अगर आप नेट पर जाकर देखोगे कि जीमैट की क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डालकर देख लो, कैट के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, नो डाउट डिफिकल्ट आएंगे। बट अगर मैं क्लैट के बारे में बात करूँ, प्रैक्टिस कैट और जीमैट की करवा सकते हैं, बट आएगा नहीं, आएगा बहुत सिंपल, जैसे आरसी टाइप आता है, ठीक है। आरसी इस आराम से, जैसे आरसी में हम करते हैं, पहले मैं सजेस्ट एटलीस्ट करूंगी कि क्वेश्चंस पहले पढ़ो एंड देन पैसेज भी रीड करो, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लीगल इज समथिंग, लीगल के टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, राइट। आई बीन एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई बीन पिकिंग अप टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अभी उसका मैं फोर्थ पार्ट लाने वाली हूँ इन द अपकमिंग वीडियोस। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का तो आ ही गया है वीडियो, तो आप सब चेकआउट कर सकते हो उसको। There are a lot many things. Now why I'm saying so, you have to answer to the passage within the realm of the passage, right? तो अगर मैं मान लो किसी पर्टिकुलर पैसेज है, ठीक है, उस पैसेज में मेंशन्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अब तो आपने आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देख ली होगी, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, नहीं देखी तो देख लो, आई बटन पे मिल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमें पता है कि यार कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड जो लोग मान लो 18 साल से नीचे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो उनके बेनिफिशियल के लिए, ठीक है। तो अदरवाइज आई वुड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वैसे तो, ठीक है, अनटिल अनलेस इट्स फॉर योर बेनिफिट, राइट। तो अगर मैं बात करूं, मान लो इस पैसेज में मेंशन्ड है, तो लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मान लो अश्विनी 16 ईयर ओल्ड है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के साथ, राइट। एंड क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शंस पे लिखा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ऑप्शन एक ऑप्शन में होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है, एक में होगा कि वो वैलिड होगा, एक में होगा कि वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एक में बोल दिया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइडेबल होगा। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल, इफ नॉट देन चेक आउट द वीडियो। देन इन द फोर्थ ऑप्शन, insufficient information in the passage. Now we already know, we have studied contract law already, that if a person is under 18, person is not competent enough to contract, right? And if any question comes up like that, and if let's suppose this particular principle is not mentioned in the passage, then it is very very safe, I would say the safest option to take insufficient information. Why I'm saying so? Because it is not there in the passage. CLAT always writes in its syllabus, there is no syllabus, there is no, I would say, predetermined knowledge which is required for CLAT. ओके, सो बट वी ऑल नो कि कुछ ना कुछ तो रिक्वायर्ड होता ही है। अगर किसी बंदे ने पढ़ा ना हो, किसी बंदे के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट लो का पैसेज, जो बंदा घबरा जाए, कुछ हो जाए, सो ऑलवेज वी से दैट अ पर्सन शुड रीड, right, all the major legal topics which are given, so that a person is at least familiar with the concept or familiar with that particular principle that comes up in the paper. ALET का overview also I would be picking up very soon. ALET बाद में आता है, ऑफकोर्स क्लैट को प्रायोरिटी रखते हैं, बट एलिट भी रखते हैं, ऑल दोस हु आर लिविंग इन दिल्ली। एलिट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एलिट का तो ऑफकोर्स सीट का ही बहुत कम है, राइट, वेटेज एंड ऑल, बट वील पिक अप दैट एज वेल। ओके, एंड उसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीजें आता है, बट डोंट वरी, वील पिक अप। ठीक है, तो पहले हम पेपर पर आते हैं डायरेक्टली। तो फिर अगर मैं बात करूँ, ये आपका होता है, ये चीजें आपकी मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो वी हैव आरसी, वी हैव जीके, वी हैव लीगल, लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्रिटिकल रीजनिंग, and quantitative techniques, which is maths. Now logical reasoning is something, there is also one thing which is analytical reasoning. Now analytical reasoning is associated with maths only, right? You just consider some logical reasoning or some critical reasoning associated with some maths as well. For example, वो आपने क्वेश्चन सुने सीटिंग अरेंजमेंट के, कि एक सर्कुलर टेबल है, राम श्याम मोहन सोहन को बिठा दिया, राइट, फिर थोड़ा सा हमने उस टेबल को टर्न करा, ठीक है, हमने उनकी पोजीशंस थोड़ी सी चेंज करी, तो हमें देखना है कि यार सोहन किसके साइड में बैठा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देयर आर 5 पर्सन सिटिंग अराउंड द टेबल, मोहन सोहन, बट it is not the correct chronology, and then one person is sitting to the right of Sohan, 2 person, one person is written to the right of Mohan, there are 2 persons sitting between Rohan and Mohan, where is Sohan sitting, like that. So these are, if you have enough practice, you can do that as well. That is mainly for ELIT. This time in CLAT 2025, this question from AR also came up, which was wrong. Okay, so we'll discuss everything regarding it. Okay, तो पहला हमारा आता है ये, अब इसको कैसे करते हैं, ये मेरे पास पैसेज आ गया। अगर मैं क्लैट 2024 के बारे में बात करूं, जो इन्होंने आरसी के पैसेजेस दिए थे,
वो कंपैरेटिवली छोटे दिए थे, अंडरस्टैंडेबल दिए थे, नहीं छोटे दिए थे, अगर मैं एटलीस्ट 2023 से कंपेयर करूं, लेकिन छोटे थे कंपैरेटिवली, समझ में भी आ रहे थे। ये यूजुअली लिटरेरी टाइप के ही होते हैं, आपकी स्टोरी से उठाए गए होते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि बंदा पढ़ ना पाए, शेक्सपियर टाइप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं 2023 साइमल्टेनियसली ले रही, देखो कितना बड़ा पैसेज है आरसी का, कॉस्ट वेटेज भी ज्यादा थी उस टाइम पर, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा पैसेज है ये, क्लैट का, आरसी का। This is also a bit longer. But I would say more or less, if you go downwards, you're gonna see that the size of these passages is similar to that of the 2024 wala. Okay. We're not going to deliberate much on this. It is of the same difficulty level almost. But if you would personally ask me, I would say 2023 was on a bit higher side as compared to 2024. Right? RC में थोड़ा दिमाग खोल खोल कर, आंखें खोल खोल कर करना पड़ता है, ठीक है। यूजुअली 2024-25 में आराम से हो गया था, बट अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो थोड़ा सा आई वुड से ऑन हायर साइड, बट अदरवाइज इफ यू इनफ प्रैक्टिस यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, पहले मैंने ये पैसेज उठाया है, इसको चेक करते हैं हम, पहले इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रीड करना आपको, करेक्ट तरीका क्या है? करेक्ट तरीका होता है क्वेश्चंस रीड करो एंड देन डायरेक्टली पैसेज पर आओ। अब इधर आते हैं क्वेश्चंस। इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर एंड सेटिंग डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? Okay. Then the namesake by Chumba Lahari. What does the barren desert landscape symbolize? What role does the Scottish Moors play in the Shakespeare's Macbeth? ठीक है. What does the term interplay refer to in the context of passage? Then, which of the following words best describes the setting in the God of Small Things? What is the main theme discussed in the passage? मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए। एक टिप और दे रही हूँ इधर में, कि जब भी हम कोई भी ऐसा पेपर देते हैं ना जो रीडिंग बेस्ड हो, वी नो क्लैट इज वेरी रीडिंग बेस्ड पेपर, एवरी पैसेज वुड बी ऑफ अराउंड, आई वुड से मोर देन 200 वर्ड्स, बट इट वुड रेंज फ्रॉम 200 टू 400 500 वर्ड्स आराम से, ठीक है। एंड वुड बी 16-17 पैसेजेस। तो यू वुड हैव अ, आई वुड से यू शुड हैव अ हैक ऑफ रीडिंग। ओके, जैसे मैंने न्यूज़पेपर के भी सेशंस लिए हैं, तो फिर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, यू शुड नो दैट। ना 120 मिनट्स में भी मैं बोल रही हूँ आपको मैथ्स भी करनी है ना, मैथ्स के लिए भी सेपरेट टाइम बचाओ। अगर मैं बोलती हूँ कोई बंदा एक्सपर्ट हो मैथ्स के लिए, 20 मिनट्स बच जाएंगे। पेपर भी हो सकता है बंदे का खत्म हो जाए, लेकिन टाइम बच जाए। इतना बनो, अपने आप को ऐसा बनाओ, वो भी मॉक्स करते रहो। आई ऑल्सो अपलोड मॉक्स नाउ, ठीक है, वेरी सुन। मैंने पढ़ लिया कि कुछ ऐसा ऐसा बात हो रहा है कैरेक्टर एंड सेटिंग के बारे में। नाउ आई एम गोइंग गिव अ रीड टू दिस। इन द realm of contemporary literature, realm is some category, okay, realm of contemporary literature, the interplay between character and setting is a nuanced dance that shapes the narrator's essence, ठीक है। nuance is something, I would say it's not a very straight jacket thing, but it consists of elements, ठीक है। एक सिंपल चीज नहीं होती, जैसे nuance का मतलब बताऊं, कि अगर एक कलर ऑरेंज है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ऑरेंज हो, थोड़ा सा रेड हो, थोड़ा सा पिंक हो, तो इट्स nuanced, ठीक है। द सेटिंग ऑफन डिस्क्राइब्ड विद painstaking detail becomes more than a backdrop. It becomes a character influencing the plot and the character development. So they're talking about something about setting, that what does setting do? So setting has a very critical role to play, right? You have mentioned everything about the important details that it provides, and merely being just a background, or merely just providing, I would say, something which is very small in size and something which stays behind, it becomes a character over a period of time, okay. Consider for instance, so for instance means you can also use for a daily communication as well. I would say that's a very professional form of for example. If you want to say for example, say for instance, the barren expanse of desert in this particular story, this is particular author and this author's story. The arid means something which is very sukha, right, which does not have any moisture. Landscape mirrors the sense of isolation which is felt by the protagonist. There are two things in every story. Protagonist is the main character, antagonist is the enemy. Gokul, right, as he navigates his identity crisis in the foreign land. The relentless sun and the vast sands are not mere descriptions. They're silent witnesses to his inner turmoil. Turmoil is some kind of internal conflict. Of course, इसने बोल दिया inner turmoil to mean some kind of internal conflict. On the other end of the literary spectrum is, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, there is this whole line, right, of rainbow colors. This is known as a spectrum. एक red है, एक orange है, एक yellow, I don't remember it exactly, but green है. Spectrums, right? So you're talking about the literally spectrum. Literature में कैसे spectrum है? There is Arundhati Roy. So this is an author. This is an author. This is her story. The lush, vibrant Kerala backwaters are not just a setting; they are a character woven into the fabric of story.
The teeming means something which is crowded. Human landscape reflects the complex web of human relationships and secrets that unravel in the narrative, right? Unravel मतलब ये होता है कि आप बहुत मुश्किलों कठिनाइयों के थ्रू जा रहे हो, that is unravel. The interplay is not just confined to contemporary मतलब आज का literature alone. In Shakespeare's timeless tragedy, The Macbeth, it's one of the most popular plays. So we are talking about this dates back to Shakespeare's play as well in the ancient times. The eerie. Eerie means mystery and the foreboding setting of the Scottish moors. Moors means basically it also means uncultivated lands, vast plots of lands. Casts a dark shadow over the characters' actions. The moors shrouded means covered in mist and mystery, serve as an ever-present omen of impending tragedy. Yeah, right. Omen means something is about to happen in future. Impending means something negative is going to happen in future. The tragedy is also means something sad. तो अभी कुछ कुछ पता चला. So he's talking about a comparison. He's talking about something. He's talking about how setting, the word setting, or the, I would say, the most important element of a story, setting, lays on the foundation. ठीक है? And then he's giving examples. It's not just limited to the contemporary time, but also dates back to the ancient times. He's given a lot of examples ranging from Arundhati Roy's example, then your Chubba Lari's example, and then finally he comes to Shakespeare's one. Okay. अब इसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करेगा क्लैट में. कुछ समझ में नहीं और ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो, जो आंसर मिलेगा दैट इज द थिंग. इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर एंड सेटिंग डिस्क्राइब. पहले ऑप्शन पर आते हैं. इट इज नॉन एग्जिस्टेंट. आई एम गोना चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज आई ऑल्सो हैड बीन डूइंग दिस पेपर ड्यूरिंग माई टाइम्स. सो थोड़े से लगे हुए हैं यहाँ पर मार्क्स. ठीक है. इट इज अच्छी बात है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एक्सप्लेन भी जल्दी हो जाएगा. इट इज नॉन एग्जिस्टेंट. कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंटायरली सेपरेट. हमने बोला है कहीं देयर इंटायरली. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर वी हैव ऑप्शंस, वेदर इट इज ऑफ सीआर, आरसी और लीगल, जो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, कि नन ऑफ देम इंटायरली, राइट, उनको हमेशा हमेशा हटा देना है. बहुत आते हैं ये. कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंटरचेंजेबल. सेटिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट. आते इवन इनसिग्निफिकेंट मतलब, did we even say they're insignificant anywhere in the passage? No. We are talking about their painstaking detail. We are talking about how much they contribute. We are talking about a lot many things. More than just a backdrop, it becomes a character influencing the plot and the character development, so it plays a very critical role. So it is not at all insignificant. You have eliminated these options, right? अब आते हैं, it's a complex interplay where the setting influences the plot and character development. This is exactly the thing. This particular line has been picked up from this particular पैरा, राइट. लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ दिस लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लॉट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. तो आपका देखते ही देखते आपको पता चल जाएगा, हमने पैसेज रीड कर लिया. तो they're interchangeable. They're not talking about interchangeability. They're rather they're talking about that how setting plays a very important role. In the novel Namesake by Lahari, what does the barren landscape symbolize? A thriving community, protagonist sense of isolation, identity crisis. अभी पढ़ा है हमने, right? It is there over here. Foreign land में कैसे identity crisis होता है, right? ये भी mention करा है. लश एंड वाइब्रेंट सेटिंग, ये तो केरला बैक वाटर्स वाला था. हैप्पी एंड केयर फ्री एनवायरमेंट की लिखा है, आइसोलेशन वाली बात लिखी है भाई, पैसेज में भी लिखी है, इसको आंसर मान लो. थ्राइविंग का भी मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब एक अपकमिंग, एक ग्रोइंग कम्युनिटी. व्हाट रोल डज द स्कॉटिश मोर्स प्ले इन द शेक्सपियर्स मैक. ठीक है. अब दूसरा देख लो, इट सर्व्स एज अ ब्यूटीफुल सीरीन लैंडस्केप. भाई हमने तो इम्पेंडिंग ट्रेजेडी के बारे में बात करी थी, बहुत बुरा होने वाला है. इट इज नो इन्फ्लुएंस, इट्स वेरी एक्सट्रीम ऑप्शन, एलिमिनेटेड डायरेक्टली, right? अच्छा, ये सुनो. Only for CLAT I'm telling you can eliminate extreme options. For CAT and for GMAT, अगर if anyone is preparing, उसके लिए eliminate मत करना options. एक्सट्रीम वाले भी उनको भी देख लेना, उनमें हो जाते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन में आंसर जाते हैं. Only I'm talking about CLAT right now. It's an ever-present omen of impending tragedy. Exactly, it's mentioned in the para. If you just observe the last few lines, omen of the impending tragedy, it is mentioned. What does the term interplay refer to? लैक ऑफ इंटरेक्शन. हमने भाई बात करी, इतने इंटरप्ले हो रहा है, कैरेक्टर, प्लॉट डेवलपमेंट, सेटिंग एंड ऑल. इज इट लैक ऑफ इंटरेक्शन? नो, नॉट एट ऑल. इज इट एन इनसिग्निफिकेंट कनेक्शन? कहीं नहीं बोला हमने. इट्स अ कंप्लीट सेपरेशन, अ वेरी वेरी आउट ऑफ स्कोप आंसर. तो द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद सेटिंग इन्फ्लुएंसेस द नैरेटिव, अभी अभी पढ़ा है, पेन्स टेकिंग डिटेल एंड एवरीथिंग. आई वुड सजेस्ट वन मोर टिप. आई थिंक मैंने पहले बताई, नहीं बताई, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट if you see the passage, always underline each and every. I think I haven't told you this. Always underline each and every word, sentence that you are reading. There are a lot many people uh, who and their attention just diverts away, right?
So in that case, they're not able to concentrate on the passage. Okay, so I'll always suggest, even I also used to do the same. You just underline each and every line while reading. It will not take much time. And CLAT allows this. You can do whatever you want to do in the question paper. 2025, some kind of thing was created that you can't underline, but then it was allowed. Finally, the CLAT released this finally thing that it is allowed to underline. So you can underline whatever you want to do in the question paper. No worries. God of small things. Take a boring. Is it boring? Is it insignificant? Is it dark and foreboding? It is lush and vibrant. अरुंधति रॉय की बुक है. अभी भी केरला बैकवाटर्स के बारे में, लश एंड वाइब्रेंसी के बारे में बात करी है. मेन थीम ऑफ द पैसेज. इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, मेन थीम तो कर नहीं पाते. देखो, सेटिंग्स हैव नो रोल. भाई कैरेक्टर एंड प्लॉट डेवलपमेंट में पढ़ा है फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में कि है कैरेक्टर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेटिंग्स. बिल्कुल गलत. दे आर इन्फ्लुएंस्ड, दे आर अनइम्पोर्टेंट. Seriously, setting in literature is unimportant. Just now we have read it. In literature, setting can be as influential as characters in shaping the narrative. Absolutely, it made sense. So I would say that the first para that we had, first passage, rather, it was very, very easy. आई थिंक कि आपको डिफिकल्टी नहीं लगी होगी. यू मस्ट हैव नॉट फेस इन डिफिकल्टी. इफ यू डू द सब्सिक्वेंट पैसेजेस आल्सो, यू डू इन द सेम मैनर लाइक दैट ऑफ दिस. कोई दिक्कत होगी तो मैं सेशंस लाऊंगी, आरसी और सीआरपी करवाऊंगी. तो फिर मैं प्रीवियस ईयर उठाना स्टार्ट करूंगी, बट मैं बोलूंगी कि यार अपने एंड से प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दो उठाना. 2024 से उठाना स्टार्ट करो जो नया पैटर्न है. फिर 2023 पे जाना. 2025 का आने दो जजमेंट, फिर 2025 उठा लेना. ठीक है, बट 2023, 2022, 21, 20 फिर उन पर जाना. ओके. अब करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज. अच्छा, ये तो होता है. तो ये जो टॉपिक है ना, अब जो देखो जीके आता है ना, जीके हम मैंने बताया 1 साल का पढ़ते हैं. और अभी मैं आपको सारे टॉपिक करवाऊंगी. एक होता है स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके समथिंग विच इज वेरी वेरी स्टैटिक, मतलब नाम से पता चल रहा है. इट इज विच इज ऑलवेज देयर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉक अबाउट द हाइएस्ट माउंटेन पीक, व्हेन आई टॉक अबाउट माउंट एवरेस्ट, this is static GK. This is always present everywhere, I would say, in the geography books, in the geography encyclopedias, or everywhere. It's established precedent or established fact. That is static GK. Current GK is what happening currently. Right? What is happening currently? For example, the deal is being brokered by Donald Trump between Vladimir Zelensky. Volodymyr Zelensky and Vladimir Putin. That is a kind of a, I would say, the current part of GK that is going on right now for you. So that is not as current affairs, what's going on currently. So even you can talk about the rare earth metals, minerals which are there in Ukraine. All this, what this is current affairs that we're going to learn. ठीक है, तो ये इसके भी टॉपिक उठाऊंगी. तो हमको क्या करना होता है कि जैसे अगर मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इधर मैं लिखती हूँ रशिया यूक्रेन है. रशिया यूक्रेन बहुत पुराना टॉपिक हो गया, 2022 से वॉर चली थी. ये चीज बहुत न्यूज में चल रही है. ज्यादा से ज्यादा प्रोपेंसिटी होती है क्लैट की कि वो अप्रैल ऑनवर्ड्स पूछ लेते हैं, ज्यादा अक्टूबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं कंटेंट. बट हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि लाइक लेट्स सपोज इफ एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली कम्स अप वेरी अब्रप्टली इन द न्यूज इन अक्टूबर अराउंड, सो वी आर रेडी टू हैंडल इट. रशिया यूक्रेन है. रशिया यूक्रेन का पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है, ये करंट अफेयर्स है कि डोनाल्ड ट्रंप इज मीटिंग विद दिस पर्टिकुलर गाय हु पुतिन देयर इन योर सऊदी अरेबिया. ठीक है. अब इसका हमें थोड़ा सा पता हो यार कि सारी डील्स मिडल ईस्ट में ब्रोक होती हैं, राइट. जैसे गाजा वाली भी कतर में हुई थी. ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया, है ना. अब मैं ये करंट पढ़ रही हूँ इधर, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. आई नीड टू रीड अप स्टैटिक ऑल्सो. आई नीड टू रीड अप व्हाट इज सोवियत यूनियन. ठीक है, यूएसएसआर कैसे डेवलप हुआ था, लास्ट रूलर कौन था यूएसएसआर का, मिखाइल गोर्बाचेव. पॉलिसीज क्या थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. ठीक है, 1985 में इलेक्ट हुआ था. आई थिंक 1985 तो बहुत ज्यादा ही मैंने बता दी, ये ऐसा नहीं आएगा 1985 में इलेक्ट हुआ था. बट सोवियत यूनियन में कितने रिपब्लिक्स थे, क्वेश्चन आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन. नॉट वन ऑफ द रिपब्लिक्स, याद रखना. तो क्वेश्चन आएगा ऐसे तुम्हारे पास, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड वेस्ट जर्मनी. ठीक है, ignore my writing. So some kind of thing, these options are going to come. 1, 2, 3 and 4. So which of the following was not a part of Soviet Union? जॉर्जिया वॉज अ पार्ट ऑफ इट. वर्ल्ड मैप भी पढ़ेंगे, सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए. अगर आंसर भी नहीं पता तो
अगर तुम्हें इतना पता है ना कि जॉर्जिया किधर सिचुएटेड है, अगर तुम इस जॉर्जिया को यूएस वाले जॉर्जिया से कर रहे हो तो यही काम खत्म हो गया। थोड़ा इंटरप्रेट करना सीखो। यूक्रेन नहीं हो सकता, यूक्रेन है पता, नॉट अ रिपब्लिक, यूक्रेन वाज अ रिपब्लिक, बेलारूस वाज अ रिपब्लिक, वेस्ट जर्मनी, आई नो ईस्ट जर्मनी वाज अ रिपब्लिक, वेस्ट जर्मनी इज नॉट अ रिपब्लिक, फोर्थ वन इज गोइंग टू बी माय आंसर। ऐसे ऐसे हमें पता होना चाहिए, उसका थोड़ा स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए। राइट, अभी कौन सा टर्म चल रहा है व्लादिमीर पुतिन का, तो यू नीड टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, ठीक है। एक वी कैन ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस लाइक दैट। अभी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, वोलोडिमिर जेलेंस्की पहले एक एक्टर था, ठीक है, ये आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा हो गया। उसकी मूवी कौन सी थी, वेयर ही वाज शोन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस बिकॉज ओवर देयर इट वाज मेंशन प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, सो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, इट्स अ वेरी गुड मूवी, राइट। सो उस केस में भी ना एक्चुअली क्वेश्चंस कैन कम लाइक दिस, ओके। अब मैं आपको अभी दिखाऊं, the way they have been giving from 2024 onwards, I would say I'm not actually in favor of that. The things that they're doing, I'm not actually in support of that. I do not endorse any kind of things from their side. But मैं इतना बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा बहुत इनजस्टिस हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये दे दिया कि यार जीके है, मैंने पैसेज दे दिया आपको जनरल डायर पर, सिंपल है, सबको आता होगा आई थिंक। Which incident is described in the passage? Jallianwala Bagh massacre. Why did General Dyer order to fire on the crowd? Bring the crowd under control, to scatter the crowd, to teach the crowd a lesson, to enforce martial law. Somewhere in the passage it's mentioned to teach crowd a lesson. If you try to read it, अब अगर मैं इसको रीड करके आंसर निकालना स्टार्ट कर दूं तो क्या ये जीके हो जाएगा, क्या ये सी हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स नहीं होगा ना। इसका मीनिंग ही बदल रहा है, ये तो आरसीसीआर टाइप भी बन रहा है। तो यही दिक्कत हुई थी एक्चुअली 2025 में भी, कि बच्चों का पेपर में छूटने की चीज बहुत हुई थी, बिकॉज इतने लंबे लंबे जीके के पैसेजेस थे कि सारा इसमें से ही आ रहा था और अपना कोई दिमाग नहीं लगा था। इतने बड़े बड़े बच्चों ने पेरिस ओलंपिक्स लर्न करे, ब्रिक्स गेम्स लर्न करे, यूएस इलेक्शंस लर्न करे, इंडियन इलेक्शंस लर्न करे, बट कुछ नहीं है उसमें से, एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर पेपर उठाकर देखोगे कहीं से मिले तो, otherwise they'll upload the paper, nothing came up, okay। So it is mentioned, like in the light of the above passage, what is the intention of the author? Intention of the author, shouldn't this come under RC or CR? Why is it under GK? To praise General Dyer, eliminate कर दोगे इसको, to expose the deeds of General Dyer, or to give sympathy for Indians who died, all of the above। भाई all of the above तो हो नहीं सकते कि eliminate हो गए। To expose the deeds of General Dyer, you can still do it because you're talking bad things only about him, because of course he's done bad only, dying to thirst, eating the ground, bleeding to death, okay। थोड़ा सा देखोगे, what is the full name of General Dyer? This was the one where people actually goofed up, किसी को नाम नहीं पता था उसका पूरा, तो यहाँ पर था कि यार ये हो सकता था जीके क्वेश्चन, बट फुल नाम क्यों पूछ रहे हो। एक बार दे आस्क्ड करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की, मतलब क्या मतलब, अगेन दे हैव गुड क्वेश्चंस आर एवरीवेयर फ्लोटिंग अराउंड, यू कुड हैव आस्क्ड समथिंग एल्स एज वेल, एनीवे। तो यू नीड टू पिक अप थिंग्स, ठीक है, मैंने जैसे बता दी जीके, पर जीके हमें प्रिपेयर करनी, इसको नहीं देखना। यू शुड नॉट बी ड्रिवन अवे बाय दिस, दैट if it is coming so easy, so we don't have to prepare for GK. You have to prepare, anything can come. In 2025, when they gave analytical reasoning, a topic which they given ALIT in CLAT exam, this was something which raised everyone's eyebrows. Anyway, now, you need to read up, ठीक है, मैंने आपको जैसे बता दिया ऐसे ही होता है। Group of 20 countries, ठीक है, which country will hold the presidency in the year 2024, which one is not a member of G20, तो स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे G20 का ट्रोइका क्या होता है, ठीक है, शिर्पा क्या होता है, तो ये स्टैटिक पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, जीके स्टार्ट कर दो तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा पैसेज फ्री फ्री नंबर का था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका एसेंस, इट इज मेंशन एक्सप्लिसिटली, ईच एंड एवरी आंसर इज मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द पैसेज, ठीक है। जीके करेंगे, और मैं दिखा दूं कन्वेंशनल जीके क्या होता है। 2023 का पेपर उठाओ, कन्वेंशनल जीके पता चल जाएगा। बिफोर द्रौपदी मुर्मू, इंडिया हैड ओनली वन फीमेल प्रेसिडेंट, वी नो, प्रतिभा पटेल। नाउ दे कुड हैव आस्क्ड हु वाज द फर्स्ट, और वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रतिभा पटेल आंसर होता। अब यहाँ पर व्हाट डिड पाटिल, आई वुड से, आई एम नॉट श्योर विद द प्रोनाउंसिएशन, वुड बी पटेल एंड पाटिल एज वेल, बट कंसिडर इट एज पाटिल, माय बैड। When did Patil serve as the president of India? अब ये क्वेश्चन है, मेरे को आंसर नहीं पता, जेनुअनली मेरे को आंसर नहीं पता इसका। ये आप तभी कर सकते हो अगर आप इसको प्रिपेयर करके करें। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, मैं सच बताऊं तो, अगर किसी से पूछो तो। द्रौपदी मुर्मू अर्लियर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, जिस लाइक मैंने आपको वोलोडिमिर जेलेंस्की की मूवी का बताया,
ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ वैसा टाइप्स का समझ लो, झारखंड, ठीक है। However, I'm still confused between Jharkhand and Odisha, but Jharkhand is going to be the answer. अब देखो किसी ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो दिक्कत की बात है ना। देखो, first presidential election was held by election commission in which year? Presidential election. I know about the parliamentary elections that happened 1951 to 52, but I'm not aware of the presidential election. So I would say that particular year, because the CLAT 2023 का paper है, तो 2022 presidential elections must have happened. And then from there only they would have asked the question. So they're not picking up anything just which is there, just mentioned or engraved in the history. They're mentioning what is there in the year. So elections, presidential elections must have happened in that year. That is the reason they have asked it. Okay. Then, who among the following was a candidate in the elections for vice president in India in 2022? You have Jagdeep Dhankar, Mr. Jagdeep Dhankar right now. You have other things also, right? Unka competitor kaun tha? If you were following with the news, तो definitely you could have answered this. First Dalit to hold the office of president. ये चीजें मैं सच बताऊं, जब when we all prepared for CLAT ना, for Indian elections and for US elections, we did all these things. कि कौन US का पहला election था. Even in fact we did who was the tallest US president, who was the shortest US president in terms of height. We did even this, but this is not important, but still we did it. Okay, ठीक है। तो ऐसे चीज करी थी। तो क्वेश्चन ना वैरायटी से आता है, ये बहुत कन्वेंशनल पेपर है 2023, इसलिए मैं इसको हमेशा टैंडम में रख रही हूँ 2024 के साथ। एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, देख लो, एनालाइज कर लेते हैं। Lambda, it's a kind of AI tool introduced by your Google वाला, तो इट इज आई वुड से साइंस एंड टेक वाला। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्या स्टेटस चल रहा है। डीप सीक चाइना का इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी एआई समिट हुई थी, किधर है, पेरिस में। नेक्स्ट समिट इंडिया होस्ट करेगा। ये सब चीजें देखने वाली है, ठीक है। देन दिस वन इज ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। फीफा दे आर टॉकिंग अबाउट, उस टाइम हुआ होगा, सब घबराने की बात नहीं। देखो 2022 वर्ल्ड कप, मैंने बताया ना 2022 की जीके पूछना, ऑफ कोर्स 2022 की ही पूछेंगे, उसी साल की। दिस स्पोर्ट्स वाला टॉपिक। देन दे आर टॉकिंग अबाउट, this is also kind of science and tech topic that they are giving. Little bit to finance as well, because cryptocurrency they have introduced. Uh, Agricultural sector, this is agricultural sector kind of, I would say, economy plus your agriculture sector. Then yeah, this is you are done with this. इसमें भी मैं बोलूँ, यूजुअली बहुत अच्छी बात होती है जब क्लैट का पेपर बहुत डिफिकल्ट हो, कट ऑफ कोर्स कम जाती है, एंड उसके केस में आपका दिक्कत नहीं होती, यूजुअली ठीक ठाक रहता है। बट अगर बहुत ही ईजी हो जाए कि वो पूरा आपका वैसे गेट से खुल गए हैं सारे बच्चों की स्ट्रीम्स के लिए, तो आई वुड से यार, it would be a very controversial statement to make, but if JEE is only for PCM students, if NEET is only for PCB students, then why can't we make CLAT only for humanities students? Think about it and comment below in the comment section. I would be very happy to hear and read all those things. लीगल रीजन पर आता है। अच्छा, अब पहले मैं दिखा दूं, मैंने आपको जितने भी सेशंस लिए लीगल के, मैंने आपको ये बताया है कि लीगल ना हमेशा केस बेस्ड फॉर्म में आता है। मैंने ये बताया है, आपको बहुत एग्जांपल्स भी दिए हैं अपने सेशंस में। अब यहाँ पर मैं एक पैसेज उठा लेती हूँ, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस पर पैसेज आया है, ये सब पढ़ेंगे हम। अच्छा, ये भी हो सकता है जो हम पढ़ें उसमें से पैसेज ना आकर, मतलब उसमें से तो आएगा ही, वैसे कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट से तो वो देते ही, कॉन्ट्रैक्ट फेवरेट टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर देख सकते हो आई बटन पर, अभी टॉर्ट्स का वुड बी अपलोडेड वेरी सून। जुवेनाइल जस्टिस, अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो हमने पढ़ा भी नहीं हुआ, वो भी उसको आराम से कर लो, क्योंकि सबको बेसिक आता है लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट वो आपको आता है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको क्लैट का पेपर देने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट तो पता ही हो, आईपीसी भी इनफैक्ट पता हो। बाकी सबसे छोटे मोटे आईपीआर लॉज हैं, प्रॉपर्टी लॉज है, इनको भी पता होना चाहिए, बिकॉज कॉपीराइट एक बार आया था, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब यहाँ पर एक भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है। What makes up the Juvenile Justice Board? What is the role of the Juvenile Justice Board? Distinction between child and conflict with law. All one-liners have been asked. Now I'll show you the proper conventional paper of 2023. This is the kind of thing that they have given. There's something they have given regarding section 498 of IPC. See, this is the case-based question that they've given. Ashwin Ashima. This is a case-based question. This is a case-based question. Case-based. Case-based. The whole paper is case-based question oriented only. They have not given even a single one-liner question like 2024 वाला. If you see, everything is case-based, right? 2025 में भी इन्होंने case-based नहीं दिया, सिर्फ one-liner दिया। ये देख सकते हो, पूरा पेपर देख लो, एवरीथिंग इज केस-बेस्ड। केस-बेस्ड करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर पिछले 2 साल से वो एक लाइनर दे रहा है तो एक लाइनर भी देगा, केस-बेस्ड आना चाहिए।
मैं 2023 से शुरुआत कर रही हूँ, ये कन्वेंशनल है, ऐसा आपको आना चाहिए, ऐसा ही मॉक्स में आएगा। ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो मेरे को जितना आता है ना 498 ए से रिलेटेड, मैं आईपीसी के भी सेशंस दूंगी, 498 ए से जितना भी आता है ना मेरे को सब कुछ साइड में रखते हैं, जितना पैसेज में लिखा है उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन ऑफ केस ऑफ, अच्छा एक और चीज, आई विल ऑल्सो टेक वन मोर सेशन फॉर लीगल रीजन, आई विल टेक सेपरेट सेशंस ऑल्सो। तो वहां पर देखोगे यूजुअली द थिंग्स, legal passages have been picked up from the bar and bench, the live law, Indian कानून, then IP pleaders, यहाँ से पिकअप कर जाते हैं, मनुपात्रा। क्यों? क्योंकि ये लीगल साइट्स होती हैं, लीगल साइट्स आपको रोज मिलती है, और उनपे बहुत सारी चीजें होती है। अब ना क्या होगा, जो इन लीगल साइट्स पर ना मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स केसेस बहुत सारे आते हैं, रोज आपको मिल जाएंगे, रोज रीड करने में। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे कि आप ना रोज सारे आर्टिकल्स रीड करो जो भी बार एंड बेंच लाइव लॉ पर आते हैं। अच्छा, मेरी अब मानो, मैं तो भाई रियलिटी ही बताऊंगी तुम लोगों को, रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर रोज तुम्हें टाइम भी नहीं मिल रहा मान लो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा और तुमने नहीं भी पढ़ रखा होगा तब भी तुम कर लोगे। ठीक है। अगर तुम मंथली भी पढ़ लो ना, इसकी मंथली सजेस्ट करूंगी, मंथली पढ़ लेना। ठीक है। मंथली भी पढ़ लो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर से, तब भी तुम्हारा हो जाएगा, जो मेन मेन जजमेंट कवर होता है उसमें। ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर रीडिंग ऑल दोस थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी लॉ, व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर दैट, और लेट्स सपोज व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर your small things regarding property, etc., intellectual property, it is not going to make any sense. However, if you want to read big judgments, what happening with the large vehicles, small vehicles, motor vehicle act, वो सेंस बनाएगा, वो न्यूज में भी चल रहा था। क्वेश्चन अ केस ऑफ क्रूअल्टी दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट अ मैन, is the screen, yeah, by his wife. The Bombay High Court said that if a married lady is asked to do household work for the family, it cannot be said that she is treated like a maid servant. Makes sense. The court was hearing an application by the husband and his parents seeking that the proceedings against them are quashed. Quashed मतलब खारिज कर दी गई है। A first information report and FIR was filed against the trio. Trio means three people in September 2020, around 9 months after marriage, alleging that they were hounded. That they hounded. Hounded मतलब परेशान करना, किसी को रोक कर रखना। The woman for money purchased a car, harassed her mentally and physically, and treated her like a maid servant. Examining the evidence, the court found that there was no merit in the women's allegations. ये बहुत सारे वर्ड्स आते हैं लीगल पैसेजेस, इसलिए मैं बोलती हूँ रीड करने के लिए। किसी को बिल्कुल इंग्लिश में दिक्कत है तो लीगल पैसेजेस भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, आई विल हेल्प यू आउट इन द अपकमिंग सेशंस, कहाँ से लीगल उठाना है। नो मेरिट मतलब कोई इसमें सब्सटेंस ही नहीं था, कोई वेट ही नहीं था। Court found that though the FIR says that she was treated properly for about a month and then like a maid servant, there are no denials of what this meant. Court added that if a married lady is asked to do household work for the purpose of family, mark this word, it cannot be said that it is like a maid servant. The court held that the mere use of the word harassment mentally and physically in FIR is not sufficient to constitute an offence under 498A of IPC, which punishes the husband or relative of the husband of the woman who subjects her to cruelty in any way. It is interesting to note that Section 498A of IPC also provides that if a married woman is actually treated like a maidservant, it would be an offense under that particular section. बेसिकली ना डाइवोर्स के बारे में बात करता है 498 है, जब पढ़ेंगे इसके बारे में पता चलेगा, बट एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगानी, याद रखना एक्स्ट्रा नॉलेज दबाएगी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लगाओगे क्लैट पेपर में। ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। Ashwin and Ashima, they were married in February 2020. In March 2020, Ashwin asked Ashima to take care of all the household work, including cooking, cleaning, and other domestic chores. As he was very busy with his professional responsibilities, Ashima claims that this amount to treating her like a maid servant and constitutes an offense under 498 of IPC. Applying the Bombay High Court decision, is she likely to succeed? हमें पता है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है क्या कि क्यों, क्योंकि अब ये चीज को क्वॉश कर दिए थे केस ऑफ क्रूअल्टी को। ठीक है। अगर वो घर के लिए खाना बना रही है, घर के लिए काम कर रही है, तो मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। अच्छा, क्या होगा? देखो पहली बात, सिर्फ फेब्रवरी 2020 लिखा है, मार्च 2020 लिखा है। जब भी ना ऐसे कोई डेट्स वगैरह मेंशन हो ना, तो ईयर वगैरह मेंशन हो तो ध्यान रख लो कि पैसेज में जजमेंट कब आया था, जजमेंट का प्रीसिडेंट कब आया था, कब ये चीज आई थी, ताकि थोड़ा रिलेट होने में टाइम हो सके। ठीक है। बट हमें वैसे भी अगर पता है, अगर जैसे यहाँ पर कोर्ट ने ऑफकोर्स बोल ही दिया है कि maid servant की तरह नहीं treat करा जाएगा. Would say that she was treated properly and then like a maid servant, and then there were no details. Right, is allowed. Right, I'm going to highlight this for you. If a married woman is asked to do household work for the purpose of the family, it cannot be said that it's like a maid servant. Court has said this explicitly. So of course, मतलब अब will she succeed? तो she's not going to succeed, we know. तो yes वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, अब नो वाले ऑप्शन पर आओगे। अब नो वाला में हमें पता है कि नो होगा, बट हमें इसका करेक्ट रीजन ढूंढना होगा। Since Ashwin had only asked Ashima to do their household work and not for others,
Fine, makes sense. For the purpose of family, it makes sense. Since treating a married woman like maidservant would not amount to an offense under that section. We don't know what that section particularly says. Does that section talk about, or does that section contain the word married maid servant? It is not nowhere mentioned. We can't say about it. However, it is explicitly mentioned. Once they've set the purpose of family, it's explicitly mentioned to do household work and not for others. तो नो इसका आंसर हो जाएगा. अच्छा, मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ. In April 2020, Ashwin's friend Rakesh. Note this. Whenever there are any important lines there in the passage, important phrases there in the passage, and even in the question, just underline it. I would say if you're underlining each and every line, just encircle it. Ashwin's friend Rakesh visits Ashwin and Ashima's house and stays with them for a few days. During this visit, he is very mean to Ashima and abuses abusive language. He also threw a plate at her one evening when he was unhappy with the meal that had prepared. Ashima now claims that Rakesh has committed an offense under 498 of IPC. Is she likely to succeed? फ्रेंड है, हमने पढ़ा है, देखो, विच पनिशेस द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड. हाँ, फ्रेंड है, रिलेटिव नहीं है. तो इस केस में मतलब अगर मैं बात करूं, हम्म तो इसका मतलब मेरे को पता है कि यार शी इज नॉट गोइंग टू सक्सीड. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. तो इज शी लाइकली टू सक्सीड? नो. तो यस यस को एलिमिनेट कर दो, जहां जहां यस लिखा है उसको छोड़ दो. ठीक है, नो पर आते हैं. नो का करेक्ट रीजन ढूंढना है. No, since Rakesh's family was perfectly justifiable for a man who does not get a well-cooked meal. It's a very vague, bizarre option, I would say. इसका कोई सेंस ही नहीं बना रहा. लीगल, अच्छा. और यहाँ पे लिखा हुआ है since Rakesh is not her husband or he is related to Ashwin. Absolutely, it makes sense. He is a friend of him. He is not a relative and not even his husband. अच्छा, एक और चीज. यूजुअली क्या होता है, ये बहुत चीजें आती हैं कभी कभार ना, आप ये चीज पकड़ लेते हो कि यार आपको यस लगाना है, आपको नो लगाना है ऑप्शन में, जैसे हमने यहाँ पर पकड़ ली. हमें पकड़ना होता है रीजन. कभी कभार एक रीजन ना सोशल रीजन दिया होता है. ठीक है, राइट. एंड कभी कभार एक लीगल रीजन दिया होता है. हमेशा लीगल रीजन ज्यादा माना जाएगा एज कम्पेयर टू सोशल रीजन. ठीक है, ये एक लीगल रीजन है. ही इज नॉट अ हस्बैंड नॉर ही इज रिलेटेड टू अश्विन. ये परफेक्टली जस्टिफाइबली एक सोसाइटल रीजन है. ठीक है, सोशल रीजन, लीगल रीजन पढ़ रहे हो तो लीगल रीजन को ज्यादा देंगे. एक पर्टिकुलर चीज है, राइट. मान लिया चलो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मैंने पकड़ लिए. ठीक है, आई वुड से नो, दिस डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट. एक ऑप्शन है no, it does not amount to theft under Article 378. Sorry, Section 378 of IPC. I would pick up the latter one. That is, it would not amount to theft under Section 378 of IPC. क्यों? क्योंकि वो legal option है. It would not amount to theft. एक societal option है. ये societal language ही है. So in that case, we're not going to pick up that. Okay. Similarly, you can do the upcoming questions also. तो कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है. अच्छा, यहाँ पर देखते हैं अभी जो पैटर्न है इनका. इस पैटर्न पे मत जाना. लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस करना मत छोड़ना. केस बेस्ड क्वेश्चन ये सोचिए कि ये देते नहीं है. दोबारा बोल रही हूँ भाई, इट इज वेरी अनप्रडिक्टेबल. दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज वेरी अनप्रडिक्टेबल. रीड दिस पैसेज. जुवेनाइल जस्टिस के बारे में इट्स टॉकिंग अबाउट. इट्स अ वाइटली प्लीज ब्ला ब्ला ब्ला. चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. यू रीड इट कंप्लीटली, जितना भी हो सके रीड करो. ठीक है, अब यहाँ पर है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस? टू पनिश चाइल्ड ऑफेंडर्स. भाई पनिशमेंट के बारे में बात नहीं करी, जब पूरा पैसेज है आपका रिहैबिलिटेशन री इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है. I'm going to change the pen color. Makes sense. रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे पनिश कर दोगे यार? इंक्रीज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो. रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, मैंने अगेन बताया था, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन होता है उसको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है. टू रिहैबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट. एब्सोल्युटली दिस मेक्स सेंस. नाउ ये जो पर्टिकुलर लीगल है, ये तो सीआर और आरसी हो जाएगा, इसमें कोई सेंस ही नहीं बचेगा. यही तो दिक्कत थी इस पर्टिकुलर पैटर्न से. हु मेक्स अप द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? ये बहुत ज्यादा आई वुड से बहुत ही प्रोसीजरल क्वेश्चन है. ये जो प्रोसीजर होता है कि यार एक प्रोसेस खत्म हुआ, दूसरे प्रोसेस के बाद पिटिशन फाइल करी, फिर पिटिशन का क्या हुआ, फिर स्टैंप लगवाई, फिर दोबारा फाइल करी, फिर पैसे दिए. दैट्स अ वेरी प्रोसीजरल थिंग. When in the polity we're going to study the election process of president and vice president, I don't think so I would be picking up BARE Act for that. It would be completely useless to pick up. It would be wastage of your time as well as my time.
बिकॉज ये प्रोसीजरल लिखा हुआ आराम से आ जाता है, वो कर लेते हो, कुछ लर्न करने वाली बात नहीं। बट हाँ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट, वट एवर इज देयर फ्रॉम आर्टिकल 1 to 51A, यू शुड नो दैट। ओके, अब यहाँ पर मेंशन्ड है वन ऑफ द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, द डिस्ट्रिक्ट लेवल। These two boards consist of the metropolitan magistrate, judicial magistrate of first class, and two social workers. At least one of them should be women. It makes sense. Option C is going to be the right answer, which is absolutely and explicitly mentioned. तो ये क्वेश्चन सब कर लोगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो सेम, आप देख लो, वन लाइनर है, एकदम सबको आंसर पकड़ पकड़ के ऊपर से दिखाए जा रहे हैं। इट वाज स्टिल, आई वुड से, बिट केस बेस्ड क्वेश्चन दैट दे गेव। आई वुड अप्रिशिएट दैट दे गेव दिस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वाला चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियडिकल्स बिल, बिल भी दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बिल से मेरे को याद आया, एक पर्टिकुलर बिल होता है, विल स्टडी दिस, दिस इज अ वेरी प्रोसीजरल थिंग। बिल जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट से असेंट हो जाता है, तो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। इसके रूल्स नोटिफाई होते हैं। अच्छा, मान लो कोई 24 नवंबर को कोई लॉ पास हुआ है, ठीक है। अब वो लॉ इन्फोर्स में नहीं आएगा, लॉ तभी इन्फोर्स में आएगा जब इसके रूल्स नोटिफाई हुए हैं। 24 नवंबर को लॉ पास हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है यार, अगर ये 1 Jan को भी रूल्स नोटिफाई हो सकते हैं, ये 23 February को भी रूल्स नोटिफाई हो सकते हैं, कभी भी नोटिफाई हो सकता है। एक बार रूल्स नोटिफिकेशन में आ गया, तो इसका मतलब उसके उसी दिन से या उसके नेक्स्ट दिन से वो मेंशन करेंगे डेट, लॉ का इन्फोर्समेंट में चालू हो जाए। On this also one of the passages came up. I'm not able to recall in which paper, but some of the other passage came up on this concept as well. पहले से पता होना जरूरी नहीं है, बट मैं बस बता रही हूँ, बहुत इजी हो जाता है। ये लीगल रीजनिंग, सोलॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये कैसे करें भाई, इसमें ना आई जस्ट, इसमें भी ना अजम्पशन अजीबो गरीब बना लेते हैं लोग। जब हम अपकमिंग सेशंस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे लोग अजीब अजीब अजम्पशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की, तो फिर इसके पर्टिकुलर केस में you gonna see, read the passage first, unlike RC where you read the questions first, read the passage first and then attempt the questions, ठीक है। So I think I've taken a lot of time of yours. We'll continue this in the upcoming session. Okay, bye, stay tuned, like, share and subscribe to my YouTube channel, and also hit the bell icon so that you're the first one to get the notifications.